हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं। तो आज के सेशन में हम 22 अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड इसके अलावा जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम्स हों, या और भी किसी या बैंक वगैरह के पेपर हों, या और भी कोई दूसरा एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि 22 अगस्त 2025 की क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यूज़ किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। तो काफ़ी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए एंड इट्स माई गारंटी ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो इसी नोट पे अब हम शुरू करते हैं 22 अगस्त का द हिंदू एंड इसके करंट अफेयर। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है। न्यूज़ ये है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं ऑन रेट रैशनलाइजेशन फॉर्म्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हैव एक्सेप्टेड द टू रेट प्रपोजल ऑफ सेंटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर रेट रिफॉर्म। सेकंड स्टेप विल बी जीएसटी काउंसिल एक्सेप्टिंग द चेंज, ओनली देन इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, तब आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। अपने देश में जितना भी सामान हम खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी आप सामान खरीदते हैं या जो भी आप सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, ये हमारा जीएसटी का टैक्स हो गया। अब हो सकता है वो टैक्स 5% का आपके सामान के ऊपर लगे, या 12% का लगे, या 18% का लगे, या 28% का लगे। ये चार जो है टैक्स के स्लैब जीएसटी में चलते हैं। अब सरकार ने ये बोला है कि ये जो चार स्लैब्स हम जीएसटी में लेकर चल रहे हैं इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हम लोग लेकर आते हैं। हम ये 12% वाला स्लैब खत्म कर देते हैं और ये 28% वाला स्लैब जो है खत्म कर देते हैं, और चार की जगह अब हमारे देश में जो भी सामान है उसके ऊपर सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब का जीएसटी लगेगा, या तो 5% टैक्स लगेगा या फिर 18% टैक्स लगेगा। इस तरीके का प्रपोजल बना के जो सरकार है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने जीएसटी काउंसिल को भेजा है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो भी सारी की सारी इन्वॉल्व हैं। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास में पावर ज़्यादा है। कंबाइंड तौर पर स्टेट का शेयर जो है या स्टेट के पास जो पावर है, वोटिंग पावर, वो ज़्यादा है सेंटर की अपेक्षा। तो कोई भी अगर आपको फैसला लेना है तो वहाँ पे वोटिंग होगी, और स्टेट्स अगर आपके फेवर साथ में नहीं है तो सेंटर अपनी मनमर्जी से कोई बदलाव नहीं करवा सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया, जीएसटी काउंसिल के पास में ये प्रपोजल भेजा कि ये 12% और 28% वाला स्लैब हम खत्म करते हैं, सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18% वाला स्लैब अपन रखते हैं। और अब आप बताओ आपका क्या विचार है इसके ऊपर। तो जीएसटी काउंसिल ने इस पूरी चीज़ को स्टडी करने के लिए कि ऐसा करना फिजिबल होगा कि नहीं होगा, ऐसा अगर किया तो फिर इससे स्टेट को जो रेवेन्यू है उसका कितना नुकसान होगा, सेंटर को रेवेन्यू का कितना नुकसान होगा, इससे और बाकी क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से ग्रुप बनाया था, जिसमें सेंट्रल और स्टेट के काफ़ी सारे मिनिस्टर्स थे, खासतौर पे जो इकोनॉमी की फील्ड में काम करते हैं। वो सारे मिनिस्टर साथ में बैठे और उन्होंने फिर ये जो पूरा रेट रैशनलाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें ये दो टैक्स स्लैब्स खत्म किए जाने हैं, इसको पूरा स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में उन्होंने जो है अब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ये जो सिर्फ टू रेट स्लैब्स का प्रपोजल केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है इसको मान लेना चाहिए। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है, या यूं बोलना चाहिए कि उन्होंने इसको गो अहेड दे दिया है। अब ये पूरा का पूरा जो मैटर है ये जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा, और जीएसटी काउंसिल में अब इस वोटिंग के बाद में ये प्रपोजल पास हो जाएगा। जैसे ये प्रपोजल पास होता है उसी के साथ में जीएसटी के जो नए रेट हैं वो लागू हो जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल मिल जाना, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीएसटी की जो काउंसिल है उसने बनाया था, उनके द्वारा अप्रूवल मिल जाना रेट रिफॉर्म का पहला स्टेप है। अब जीएसटी काउंसिल के सामने इसको रखा जाएगा। एक बार जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वोटिंग हो जाएगी उसके बाद में फिर ये जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं इनको इंप्लीमेंट करवा दिया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया सेंटर ने क्या प्रपोजल दिया है। करेंटली जो आपके ये चार स्लैब चलते हैं इसमें 12% का स्लैब खत्म कर देते हैं, 28% का स्लैब खत्म कर देते हैं, सिर्फ 5% या 18% जीएसटी का टैक्स हम लोग रखेंगे। ये पूरी की पूरी घोषणा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपनी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में की गई थी कि ये सारा रिफॉर्म जो है लाया जा रहा है, और इसको नेक्स्ट जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म बोला गया था। नेक्स्ट जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म बोलने के पीछे भी एक वजह है। जीएसटी भारत में लागू हुआ है 2017 में, हम बैठे हुए हैं 2025 में, यानी कि लगभग 8 साल का वक्त जो है जीएसटी को लागू हुए निकल चुका है। अब इन 8 सालों में देश का जो पूरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, देश का एक एक्सपीरियंस जो जीएसटी के साथ में रहा है, प्लस माइनस हमको जो भी समझ में आए हैं, जो प्रो और कॉन्स हम लोगों ने देखे हैं, उसके बाद में कितना हमारा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, कितना रेवेन्यू जो है सबसे ज़्यादा किन महीनों में आता है,
और किन महीनों में जो है आपका रेवेन्यू कम होता है। इन सारी चीज़ों को देख समझ कर अल्टीमेटली अब हमारे पास में काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा हो गया है और साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आ गया है कि जीएसटी में क्या इश्यूज हैं, किन चीज़ों को हमको सुधारना चाहिए। तो अल्टीमेटली इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो है रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। पहली बार जीएसटी लागू होने के बाद में अमूल चमूल बदलाव किए जाएंगे। छोटे मोटे इधर उधर कुछ चेंजेस तो होते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अब ये कहना कि आप दो रेट जो है वो पूरे पूरे खत्म कर दो, सिर्फ दो आपके जो है स्लैब्स को आप रखोगे, ये अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी किस्म का कदम है। तो इस तरीके के रिफॉर्म्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म्स के नाम से प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा था कि ये दीपावली का गिफ्ट होगा केंद्र सरकार की तरफ से सारे लोगों के लिए। एंड ये लागू होने के बाद में जो टैक्स का बर्डन है कॉमन मैन के ऊपर वो कम होगा, क्योंकि कीमत कम हो जाएंगी चीज़ों की। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर 12% जिस चीज़ के ऊपर टैक्स लग रहा था, ज़्यादातर 12% जो टैक्स लग रहा था उसमें से ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर फिर 5% टैक्स लगना शुरू होगा, और जिन चीज़ों के ऊपर 28% टैक्स लग रहा था उसमें से ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर 18% टैक्स लगना होगा। तो एक जगह पे 7% की कमी आ रही है टैक्स में और एक जगह सीधे सीधे 10% की कमी आ रही है टैक्स में। इससे चीज़ें जो हैं उसमें एक आपको ड्रामेटिक डिफरेंस जो है कॉस्ट में देखने को मिलेगा। और एक बार जब कॉमन मैन जो है उसको चीज़ें सस्ती मिलने लगेंगी तो सीधे सीधे उसके ऊपर जो ये इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन है और भी 50 तरीके के वो टैक्स और चीजें दे रहा है, तो उसके बाद भी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, सामान जो बहुत ज्यादा महंगा मिलने लगा है, जैसे ही आपकी कॉस्ट कम होती है वैसे ही उसके ऊपर ये बर्डन कम हो जाएगा और इस चीज का फायदा जो है हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने वाले के पास में फिर पैसा बचेगा, वो उस पर और सामान खरीदना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर उसको सेव करना चाहे, इन्वेस्ट करना चाहे, कुछ और करना चाहे, उन सारी चीज़ों में लगा सकता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत क्रांतिकारी कदम जो है उठाया गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब ये पूरा प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाएगा, अभी क्योंकि अभी जो है 4 स्लैब लगे हुए हैं, या तो आप किसी सामान के ऊपर 12% जीएसटी ले रहे हो, सॉरी 5% जीएसटी ले रहे हो, या 12% जीएसटी ले रहे हो, या 18% जीएसटी ले रहे हो, या 28% जीएसटी ले रहे हो। अब उसमें से अगर आपने 12% वाला स्लैब खत्म कर दिया या 28% वाला स्लैब खत्म कर दिया, तो इस ये जो जिन सामानों के ऊपर आप 28% लगा रहे थे उन पर नया टैक्स आप क्या लगाओगे, या जिन सामानों के ऊपर आप 12% लगा रहे थे उस पर नया टैक्स क्या लगाओगे। तो उसका जवाब यह है कि एक बार इंप्लीमेंट होने के बाद में 12% जिन जिन आइटम्स के ऊपर या जिन जिन आइटम्स के ऊपर 12% जीएसटी लग रहा था उसमें से 99% आइटम्स जो है वो 5% वाले स्लैब में मूव किए जाएंगे। यानी कि अगर 100 आइटम्स ऐसे थे भारत में जिसके ऊपर 12% जीएसटी लग रहा था, उसमें से अब 99 आइटम्स ऐसे होने वाले हैं, एक आध कोई आइटम नहीं होगा मगर 99 आइटम ऐसे होने वाले हैं जिसपे 5% जीएसटी लगेगा। सेम बात जो 28% वाले स्लैब में आइटम्स थे उसमें से लगभग 90% आइटम ऐसे हैं जिनको 18% वाले स्लैब में मूव किया जाएगा या उनके ऊपर अब 18% टैक्स लगेगा। तो सीधे सीधे 10% का रेट या 10% का डिफरेंस जिन जिन आपके आइटम्स में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे बहुत ड्रामेटिक जो है रेट डिसलाइन होगा और ड्रामेटिकली जो है आपकी कॉस्ट जो है उन चीजों की बहुत ज्यादा कम होती हुई हमको दिखेगी। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और डाली गई हैं कि 28% का जो स्लैब है उसमें लगभग आप 90% आइटम्स तो आप मूव कर दोगे 18% वाले स्लैब में। इसके अलावा जो आइटम्स उसमें बचे हैं उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सिन गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाता है। सिन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये कि इनको लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए भी ये ठीक नहीं है, लोगों के ऊपर अच्छा असर नहीं डालते, मगर लत होती है इस तरीके की चीज़ों की तो पूरी तरह से बंद भी नहीं किया जा सकता, प्लस इन पर रेवेन्यू बहुत कमाया जाता है। तो इस तरीके के आइटम्स को हम लोग सिन गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं। तंबाकू या तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट्स हो गए, सिगरेट्स हो गई, ऑनलाइन जो आपकी मनी गेमिंग है, इस तरीके की चीज़ें जो है इनको सिन गुड्स बोला जाता है। अभी तक इनमें से जो चीज़ें 28% वाले स्लैब में थी उनको 28% से हटा के 40% वाले एक हायर स्लैब में रखा जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि मगर टैक्स स्लैब तो सिर्फ 5% और 18% का बचेगा, तो ये 40% वाला स्लैब कहाँ से आ गया? तो इसका जवाब यह है कि 5 या 7 ऐसे आइटम्स हैं जिनको सिन गुड बोला जाता है। 5 या 7 ऐसे आइटम्स हैं जिनको सिन गुड्स बोला जाता है या सिन सर्विसेज बोला जाता है, जो समाज के लिए सामान्यता सही नहीं मानी जाती है। शराब है वो समाज के लिए सही नहीं मानी जाती, लिकर को अच्छा नहीं माना जाता, बट लिकर को बैन भी नहीं किया जा सकता आउटराइटली, लोगों की लत पड़ी हुई है और सारी चीजें हैं, प्लस उससे रेवेन्यू खूब आता है। तो इस तरीके का जो सामान है इनको सिन गुड्स एंड सर्विसेज बोला गया। सरकार इनको आउटराइटली बैन तो नहीं कर सकती, मगर लोगों में इन चीज़ों का चलन कम से कम हो, लोगों को जो है हितोत्साहित किया जा सके, डीमोटिवेट किया जा सके इन चीज़ों से दूर होने के लिए, इसलिए सरकार इन पे बहुत टैक्स लगाती है। अभी तक इनमें से काफ़ी सारे सिन गुड्स के ऊपर 28% टैक्स लगा था। अब सरकार का कहना यह है कि अब हम इसको 40% स्लैब में लगा देंगे, इससे इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो लोग जो है अपने आप डिस्करेज होंगे। लोग जो हैं इन चीज़ों को छोड़ने के लिए, इन चीज़ों की तरफ आने से बचने के लिए जो है इन चीज़ों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित होंगे या फिर इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए डिस्करेज होंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो सिन गुड्स हैं जिनका समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, इनको हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने ये भी बोला है कि अब जो बहुत एक्सट्रीमली महंगे आइटम हैं और बहुत कम मात्रा में आते हैं, जैसे डायमंड्स हो गए
या गोल्ड हो गया, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर 1% से कम जो है टैक्स लगाया जाएगा। क्योंकि कोई एक चीज़ अगर 1 करोड़ रुपए में बिक रही है, अब उस पर आप 5% एक करोड़ का या 18% लगाओगे तो वो लाखों में चला जाता है। तो इसके चलते फिर इन सारी चीज़ों का इंपोर्ट वैसे भी कम होता है, सीमित मात्रा में होता है, और ज़्यादा कम होने लगेगा। ऐसे बचाने के लिए जो एक्सट्रीमली आपकी जो इंपॉर्टेंट और बहुत महंगी और कम मात्रा में आने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर 1% से कम का टैक्स लगेगा। वो भी 2-4 आइटम्स हैं, और इस तरीके के आइटम जिसका कंजम्पशन सेहत के लिए ठीक नहीं है, जिनको सिंक गुड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, वो 40% उन पे टैक्स लगेगा। बाकी जो आइटम्स हैं या तो 5% टैक्स आपके ऊपर आपको देना पड़ेगा या 18% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई और दूसरा जो है जीएसटी का स्लैब देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो ये पूरी व्यवस्था एक बार लागू होगी तो आम आदमी पे इसका क्या असर पड़ेगा, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। एक बार जीएसटी की नई व्यवस्था लागू हो गई और आपके जो भी सामान आप खरीद रहे हो उस पर या तो 5% या सिर्फ 12% या 5% या 18% का अगर टैक्स लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में देखिए होगा क्या। अभी आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, एयर कंडीशनर्स पे 28% लगता है, फिर वो 18% लगने लगेगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी। टीवी जितने भी आते हैं 28% अभी उन पे लगता है, उस पर भी 18% लगने लगेगा। मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स पे जो है उनकी कीमत कम हो जाएगी। वॉशिंग मशीन, डिश वॉशिंग की जो मशीन्स आती हैं इनकी कीमतें कम हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में आप मानकर चल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कीमत ड्रामेटिकली कम होना है। अभी 28% टैक्स लग रहा है, 28% के टैक्स से जैसे ही आप इसे 18% की कैटेगरी में जाओगे, 10% का जो सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है, इसके चलते कीमतें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो है वो ड्रामेटिकली कम होने वाली है। इसी तरह ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स, इन पर 28% लगता है अभी, और इसके बाद में 18% लगने लगेगा। मतलब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, पेट्रोल और की जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं, अगर 10% का सीधा सीधा फर्क आ रहा है और गाड़ियां अच्छी महंगी बिकती हैं तो उसमें 10% का आप मानकर चल सकते हैं 40-50 हज़ार के आसपास का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह डीजल और डीजल की हाइब्रिड कार्स में अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा। 3 पहियों वाले जो व्हीकल्स हैं, लोडिंग गाड़ियां जो चलती हैं, मोटरसाइकिल्स हो गई, मोटर व्हीकल, तो यानी कि आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी जो है इसमें भी बहुत ज्यादा आपकी कीमतें गिरने वाली हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनली बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पर जो है कीमतों में कमी आएगी। अपलिफ्टिंग फार्मर एंड एग्रीकल्चर, इसमें देख लेते हैं। ट्रैक्टर और टायर के ऊपर ट्रैक्टर टायर्स और उनके जो पार्ट्स हैं 18% जीएसटी लगता था, 5% जीएसटी लगेगा। तो 18% से सीधे जो ट्रैक्टर के जो टायर और उसके जो पार्ट्स हैं 5% पे आते हैं, तो किसानों को बहुत फायदा हो जाएगा। सीजन टू सीजन जो ट्रैक्टर में आपको काम कराने पड़ते हैं उसमें बहुत कम पैसे देना पड़ेंगे, या कंपैरेटिवली अब आपको कम कॉस्ट देना पड़ेगी। ट्रैक्टर आप नया खरीदते थे उस पर 12% टैक्स लगता था, अब उसकी जगह 5% टैक्स लगेगा। अब ये 7% का जो ये डिफरेंस है, एक नए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर भी कोई सस्ता तो मिलता नहीं है, उसमें अब ये 7% का डिफरेंस जमीन आसमान का अंतर क्रिएट करेगा। किसान बहुत खुश हो जाएंगे इससे। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर, इस पे भी जो है इसमें भी कमी की जा रही है, और एग्रीकल्चर से कुल मिलाकर रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सब में कमी आएगी। तो अपन 3 जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में बम्पर आपको जो है कमी देखने को मिलने वाली है, चीजों में किसान खुश होगा। ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है, यहाँ पर भी गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, मोटरसाइकिल लेनी है, यहाँ पर भी जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। आपका एक यंगस्टर जो है जो बाइक के दीवाने हैं से लेके आपके मिडिल एज के तक के लोग जो कार खरीदने के मूड में, सबके सब खुश होंगे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात की जाए तो यार ये तो लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है, आदमी कोशिश करता है कि एसी लगवा ही ले, गर्मी ज्यादा प्रचंड पड़ने लगी है, सारी चीजें, इनकी कीमतें कम होंगी, मिडिल क्लास जो है वो खुश हो जाएगी। इसी तरह एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन से रिलेटेड सामान जो है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको एकदम जीरो किया जा रहा है। मैप, चार्ट्स, ग्लोब्स, इन सब पे 12% टैक्स लगता था, इसको 0% कर दिया गया। पेंसिल, शार्पनर, क्रियान और इस तरीके की जितने भी राइटिंग मटेरियल है उस पर टैक्स जो है 0% कर दिया गया है। नोटबुक्स हो गई, एक्सरसाइज आपकी जो किताबें कॉपियां आती हैं इस पर टैक्स 0% कर दिया है। रबर का प्राइस खत्म कर दिया। तो कुल मिला के जो स्टेशनरी का सामान है वो बहुत ज्यादा सस्ता होने वाला है। 12% टैक्स लग रहा था या 5% टैक्स लग रहा था, वो खत्म ही कर दिया टैक्स उठा के। ये अपने आप में बड़ी जबरदस्त बात है। इसी तरह हेल्थ सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, जीएसटी को खत्म ही कर दिया गया। ये बहुत बहुत रिवॉल्यूशनरी और ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। अभी अगर आपने अपना बीमा लिया है, 1 लाख का बीमा कराया है और उस पर अगर 18% आपको देना पड़ रहा है, या लाइफ इंश्योरेंस आपने किया और 1 लाख का कराया उस पर 18% देना पड़ रहा है, तो 18,000 रुपए बन जाएगा सीधा सीधा। अब अगर इस पे 18% को जीरो कर दिया तो फिर आपको अपने इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक पैसा नहीं देना पड़ रहा। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव है। इसी तरह बाकी भी आपका मेडिसिन की सेक्टर में जितनी भी आपकी चीजें हैं, इन सब के ऊपर 18 या 12% टैक्स था, उसको कम करके लगभग सारी चीजों के ऊपर टैक्स जो है 5% कर दिया गया। तो दवाइयां सस्ती होंगी, इलाज सस्ता होगा, और इसका जो बीमा है लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ का, ये सस्ता होने वाला है। अब आ जाते हैं जो आपके डेली यूज के सामान है। तेल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सोप या फिर टूथब्रश हो गए, शेविंग क्रीम हो गई, सब पे 18% जीएसटी लगता था, वो कम हो गया 5% जीएसटी लगने वाला है। तो ये सारी चीजों के दाम कम होंगे।
अब आपका घी हो गया या फिर बटर हो गया, चीज और इस तरीके की चीजें, इस पे 12% लगता था, ये कम होकर 5% पर आ गया है। अब ये नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, इस पे 12% टैक्स लगता था, ये कम होकर 5% पर आ गया है। ये सारी चीजों के कुल मिला की कीमतें जो है कम होने वाली हैं। तो खाने पीने और सामान्य डेली यूज के का भी जो सामान है उसकी कीमतें कम होने वाली हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ने बात बोली है, ये चार्ट पढ़ने के बाद आप भी एग्री करोगे मेरे साथ में कि वाकई में ये जो पूरा का पूरा रिफॉर्म है, नेक्स्ट जनरेशनल या सेकंड जनरेशनल जीएसटी रिफॉर्म, ये वाकई में दिवाली का गिफ्ट है। ये वाकई में सरकार के द्वारा दिवाली का गिफ्ट जो है दिया गया है। बड़े लेवल पर जो है यहाँ पे प्राइस ड्रॉप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये प्राइस ड्रॉप के चलते चीजें सस्ती होंगी और वाकई में लोगों के ऊपर बर्डन जो है कम होने वाला है। किसान के ऊपर ट्रैक्टर और इन सारी चीजों का बर्डन कम होगा, सामान्य आदमी के ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा, अफोर्डेबल रेट में वो चीजों को ले पाएगा और बाकी सारी चीजें भी जो है सस्ती हो रही हैं, तो जिंदगी थोड़ी सी आसान यहाँ से हो जाएगी। बहुत बड़ा बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। मानकर चलिए कुछ ना कुछ यहाँ से पूछा जाएगा। ये जो लिस्ट है इसमें से भी कुछ ना कुछ आ सकता है कि पहले इन पे कितना लगता था, बाद में कितना लग रहा है, या जो स्लैब खत्म कर दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीएसटी काउंसिल, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़नी है। सिन रेट किन किन के ऊपर लगेगा, कितना परसेंट लगेगा, ये सारी चीजों का थोड़ा अंदाजा आपको होना चाहिए। अच्छे से इसको अपन ने कवर किया है। अब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपसे करते बनना चाहिए और अच्छे से आप इसको जो है हैंडल कर सकते हैं। चलें इसी नोट पे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस न्यूज में यहाँ से अपने और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का और कुछ नहीं है। तो हम बात करेंगे खेलो इंडिया वाटर गेम्स के बारे में। तो समाचार यह है कि खेलो इंडिया वाटर गेम्स श्रीनगर के दल लेक पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसमें वाटर गेम्स में कई सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के इवेंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। चाहे रोइंग हो, कायाकिंग हो, कैनोइंग हो, ये सारे के सारे इवेंट्स, ये जो वाटर गेम्स की अलग अलग कैटेगरी के इवेंट्स हैं, दल लेक में ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब ये जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स के नाम से अलग से ये पूरी की पूरी वाटर गेम्स की कैटेगरी जो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत आने वाले सालों में ओलंपिक्स में जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत में उस तरीके का एक इकोसिस्टम डेवलप हो जिसमें वाटर गेम्स के प्रति लोगों के मन में एक तो इंटरेस्ट आए और उनको फिर उस तरीके का प्लेटफॉर्म भी मिल सके जहाँ पे वो compete कर सकें, जहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकें, जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा बता सकें। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये पूरा का पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और इस तरीके के इवेंट आगे भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे ताकि वाटर स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में आने वाले सालों में अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया जा सके। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये मानकर चल रहे हो कि अगला ओलंपिक जो होना है उसमें आप एकदम झंडे गाड़ दोगे। इस चीज़ में वक्त लगता है, समय लगता है, बट एक शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी है और एक अच्छी पहल है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स जो है या वाटर स्पोर्ट्स की जो कैटेगरी है ओलंपिक्स में, उसमें 16 मेडल्स हैं। कुल मिलाकर 16 मेडल्स जो है उसके लिए अलग अलग आपके मुकाबले किए जाते हैं। अब भारत अगर 16 मेडल्स के इवेंट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो हमारी जो मेडल्स टैली है वो कभी इंप्रूव ही नहीं कर सकती। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वाटर स्पोर्ट्स के ऊपर काफी मेहनत करवाई जा रही है। इन टोटल हमारे 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो टोटल बनते हैं उनमें से 409 एथलीट्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ने अपना सबसे बड़ा कंटिजेंट भेजा है, यानी कि 44 जो है आपके प्लेयर्स का कंटिजेंट मध्य प्रदेश से आया है। इसके बाद में सेकंड कंटिजेंट आपका हरियाणा से है जिसमें 37 आपके एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उड़ीसा से 34 और केरला से 33। केरला का तो चलिए समझ में आता भी है कि ये जो आपका स्टेट है समुद्र से लगा हुआ है और यहाँ पे पूरा आपका बैक वाटर्स और सारी चीजें हैं। इंटरेस्टिंग बात देखें कि मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे जो आपके राज्य हैं यहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स जो हैं इसको इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नो डाउट नदियां वगैरह हैं, या फिर हरियाणा में भी जो है यमुना बहती है और सारी चीजें हैं, मगर उसके बाद भी ये क्योंकि बेसिकली लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी अगर वाटर स्पोर्ट्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 44 और 37 एथलीट्स का कंटिजेंट भेजा जा रहा है, लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट कंटिजेंट्स अगर आ रहे हैं, तो उससे ये भी समझ में आता है कि अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो वाटर स्पोर्ट्स या वाटर गेम्स जैसे इवेंट्स या गेम्स वगैरह के लिए कहाँ कहाँ से जो है प्रतिभा आपको मिल सकती है, किन किन इलाकों से या किन किन स्टेट से जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और किसको पता है कल ये लोग जाकर हमारे लिए ओलंपिक का पहला गोल्ड ले आए वाटर स्पोर्ट्स में। तो इसके चलते ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने को याद रखना है। रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, ये 3 इवेंट्स होते हैं वाटर स्पोर्ट्स में। इसके अलग अलग आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इनको खेलो इंडिया वाटर गेम्स के तहत में इस साल डल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज में अब हमको केरला के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि केरला इंडिया का पहला पूरी तरीके से डिजिटली लिटरेट स्टेट जो है वो बन गया है। ये घोषणा केरला राज्य के चीफ मिनिस्टर के द्वारा की गई है कि केरला भारत का पूरी तरीके से डिजिटली पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है।
एंड इसी के साथ में केरल की राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक डिजी केरला प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसकी मदद से ये डिजिटल लिटरेसी का कैंपेन चलाया गया था। उसका पहला फेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको अपने राज्य में सारे लोगों को डिजिटली लिटरेट करना है। उसी के साथ में फिर आपका उसके बाद फिर हम उनको और ज्यादा एडवांस नॉलेज भी देंगे आगे फर्दर स्टेजेस में। मगर इसी के साथ में आपका जो डिजी केरला प्रोजेक्ट है, इसका पहला फेज यहाँ पे खत्म हो गया। इसमें किया क्या गया था, ये एक ग्रास रूट प्रोजेक्ट था जिसमें जितनी भी आपकी लोकल बॉडीज हैं वहां पर आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, एजुकेशनल कैंपेन चलाए, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है उसे पूरा किया जाए, उसे पाटा जा सके, उसको खत्म किया जा सके। एंड जितने भी आपके एल्डर्स लोग थे उनको डिजिटल लिटरेसी दी गई। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है या फिर कम पढ़े लिखे लोग हैं जो बस थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं, उनको डिजिटल लिटरेसी दी गई। साथ ही साथ ये भी सिखाया गया कि किस तरीके से जो है आपको पूरा ये अलग अलग जो डिजिटली चीज़ों को चलाना है, कैसे फ्रॉड से बचना है, कैसे आपको ठगा जा सकता है, उन सारी चीज़ों के खिलाफ आपको क्या प्रोटेक्शन रखना है, पासवर्ड्स कैसे बनाए जाने चाहिए, किसी को बताना नहीं है, याद रखना है। सारी चीज़ें जितनी भी आपकी आती हैं, जो सब आप अब एक 19-20 साल के लड़के के लिए जो सारी चीज़ें देखता हुआ बड़ा हुआ उसके लिए शायद ये बड़ी बात नहीं हो, मगर जो बड़ी एज के लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताना। तो ये सारी चीज़ें कर कर इन सब लोगों को जो है एक बेसिक जो है डिजिटल लिटरेसी दी गई है। एंड आज की तारीख में कुल मिलाकर जो सर्वेज वगैरह जो किए गए थे उसमें ये पाया गया था कि 21.88 लाख पीपल जो थे वो डिजिटली इलिटरेट थे पूरे राज्य में। मतलब ये कि 21.88 लाख लोग ऐसे थे जिनको इंटरनेट और इन सारी चीज़ों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, केरल जैसे राज्य में जहाँ पे लिटरेसी 100% है। तो वहां पर फिर इन सारे लोगों के ऊपर काम किया गया एंड अल्टीमेटली 21.87 लाख लोग जो हैं इनको डिजिटली लिटरेट बनाया। अब लगभग 1000 के करीब लोग बहुत ज्यादा वृद्ध होंगे, उनको सिखाया नहीं जा सकता या सीखने की उनकी स्थिति नहीं बची होगी, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। मतलब जितने लोग डिजिटली इलिटरेट थे उसमें से 99.98% लोगों को जो है पार्टिसिपेट कराया गया और सक्सेसफुली जो है ट्रेनिंग दी गई, इवैल्यूएशन किया गया और उसके बाद में फाइनली ये डिक्लेरेशन किया गया है कि हमारा राज्य जो है अब डिजिटली जो है पूरी तरह से लिटरेट है। एंड डिजी केरला प्रोजेक्ट जिसके तहत में हमने ये डिजिटल लिटरेसी फैलाने का फैसला किया था, ये भी कंप्लीट होता है और अब हम भारत में पहला ऐसा राज्य है जो बोस्ट कर सकते हैं कि भाई डिजिटल लिटरेसी भी हमारे पास में। इसके पहले 1990s में, अर्ली 90s में ही जो है अर्ली 1990s में का जो दशक गया है उसी में केरला जो है उसने अपने आप को पहला पूरी तरह से लिटरेट स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया था और अब उसके बाद में ये डिजिटल लिटरेसी में भी जो है सबसे आगे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और सीखने वाली बात भी है कि राज्य इतना अच्छा कर रहा है। सो ये जो है अपनी न्यूज़ है और यहाँ से आने वाले आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप मान कर चल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हाई चांसेस हैं कि पूछा जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब हमको बात करनी है कन्नापुरम मॉडल के बारे में। हाई चांसेस हैं कि यहाँ से यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ सकती है कि कन्नापुरम मॉडल जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपने को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाकी एग्जामिनेशन में भी सीधा सीधा एक फैक्चुअल एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। तो कन्नापुरम मॉडल क्या है? It is a community-based initiative that focus on sustained awareness campaign among culturally sensitive communities for breast cancer and formation of women volunteer squads to bridge divide between the patient and medical treatment. मतलब ये कि ये एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव मतलब लोगों के बीच में जाके उन्हीं में से आप कुछ लोगों को जो है इसके बारे में बताते हैं और उनसे फिर आप ये बोलते हैं कि भाई बाकी जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं उनमें जाकर इस पर्टिकुलर चीज को लेकर अवेयरनेस फैलाइए। तो इस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है और ये फोकस किस चीज के ऊपर करता है? कल्चरली जो भी सेंसिटिव आपकी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे अभी भी कंजर्वेटिज्म बहुत ज्यादा है, वहां पर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस की कैंपेन्स फैलाने में जो है कन्नापुरम मॉडल जो है फोकस करता है। साथ ही साथ हर एक कम्युनिटी में फिर ये वुमेन वॉलंटियर जो है उनकी स्क्वाड्स बनाता है ताकि इस तरीके की जो महिलाएं हैं जिनको अगर ब्रेस्ट कैंसर का कुछ इशू आता है और अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले नहीं पा रही हैं, लेने से डर रही हैं या सामाजिक जो आपकी परिस्थितियां हैं जिसके चलते मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं जा पा रही, तो ये जो पूरा का पूरा गैप है इसको भरा जाए। तो इन सारी चीजों को जो है कन्नापुरम मॉडल के तहत में किया जा रहा है। एक बार फिर से समझते हैं। कई सारी आपकी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कल्चरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जहाँ पे महिलाओं को अगर आज पढ़ने लिखने की आज़ादी है भी तो बहुत ज़्यादा आपको बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको अवेयरनेस लेने की जो है चीज़ों की आज़ादी नहीं है। आपको अभी भी जो है पेट्रियार्की का सामना करना पड़ता है, या महिलाएं बहुत ज़्यादा बेसिक आपकी बेसिक पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या अवेयर नहीं होती। इस तरीके की कम्युनिटीज़ में ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्या जो भारत में महिलाओं में काफ़ी बड़े लेवल पर जो है आज की तारीख में देखी जा रही है, उसके बारे में एक अवेयरनेस फैलाना और अवेयरनेस फैलाने के और इन लोगों को जो है सेंसिटाइज करना इस चीज़ को लेकर कि ये कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। तो अपनी महिलाओं का जो है अगर इस तरीके के कुछ आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या महिलाओं को अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिख रहे हैं
बात करो उनसे जाके और उनको जो है आप हॉस्पिटल तक लेकर आओ। एक तो ये चीज़। दूसरा, इन्हीं जो आपकी कम्युनिटीज़ हैं उसमें वो महिलाएं जो बाहर निकल रही हैं, थोड़ा आउटस्पोकन है, उनको वॉलंटियर के तौर पर जो है भर्ती करो, ताकि वो लोग जाकर महिलाओं को भी अवेयर कर सकें, सचेत कर सकें, इन लोगों को भी जो है सेंसिटाइज कर सकें, एंड पेशेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट के बीच में जो एक गैप बना हुआ है इसको दूर किया जा सके, या तो पेशेंट को हॉस्पिटल तक लाया जा सके या और ट्रीटमेंट जो है पेशेंट तक पहुंचाया जा सके। ये सारी चीजें करने के लिए कन्नापूरा मॉडल जो है काम कर रहा है। अब इसके ये पूरे मॉडल ने बेसिकली एक इस तरह से कह सकते हैं, ये पूरी जो प्रोसेस हुई है ये अपने आप में एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर इवॉल्व हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो स्क्रीनिंग के लिए आगे आई हैं, काफ़ी महिलाएं मोटिवेट हुई, वो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और अर्ली डिटेक्शन के लिए जो भी टेस्ट होते हैं उसके लिए आगे आई। पहले जो एक टैबू बना हुआ था उस चीज़ को दरकिनार करते हुए, समझते हुए कि मेडिकली कितना बड़ा इशू बन सकता है, महिलाएं जो है अब आगे आके अपनी स्क्रीनिंग भी कराती हैं, और अगर डिटेक्शन हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का तो फिर उसके आगे अपना फर्दर इलाज भी कराती हैं। अब क्योंकि ये केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के कन्नापुरम ग्राम से जो है पूरी की पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी, तो इसलिए और वक्त के साथ में ये एक पूरे के पूरे मॉडल के तौर पर डेवलप हुआ, मगर शुरुआत क्योंकि वहां से हुई थी तो उस ग्राम के नाम पर, उस गांव के नाम पर इसका मॉडल कन्नापुरम मॉडल रख दिया गया। अब ये जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना जो साउथ ईस्ट एशिया का जर्नल वो लोग निकालते हैं पब्लिक हेल्थ का, वहां पर भी इसके बारे में लिखा है कि किस तरह से इस मॉडल ने कई सारी महिलाओं की जो है जिंदगी बचाई है। तो इसके चलते ये न्यूज अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आ गई है, इसके चलते भी एक इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन के आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे जो घर घर जाके महिलाओं को बता रही थी कि ये समस्याएं हो सकती हैं अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए और सारी चीजें, उनकी बातें मानकर फाइनली विलेज पंचायत लेवल पर जो 96% महिलाएं थी जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करवाई है। यानी कि उन्होंने वो सारे टेस्ट करवाए जिसमें ये पता चल सके कि आपको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है या होने की शुरुआत तो नहीं हो रही। इसमें से लगभग 6.2% ऐसी महिलाएं थी जिनको फॉलोअप के लिए बुलाया गया, जिनमें ये सिम्टम्स पाए गए, और बाद में क्योंकि ये सारी की सारी महिलाएं 30 साल से कम की थी, ब्रेस्ट कैंसर का अगर कुछ प्रॉब्लम थी भी तो वो अर्ली स्टेजेस में था, वो डिटेक्ट हो गया तो फिर इनका ट्रीटमेंट किया गया और अब ये सारी की सारी जो है कैंसर फ्री हो गई हैं। तो ये जो 6.2% महिलाएं थी जो जिन तक कभी जो कभी आपका इनको कभी पता ही नहीं चलता कि इनको बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुई है, इनकी बीमारी क्या है, जो कभी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाती, जब तक पहुंचती वो काफी ज्यादा लेट हो जाता और शायद मृत्यु के वक्त तक भी इनको समझ में नहीं आता कि किस चीज की शिकार हुई थी, वो बच गई, उनकी जिंदगी को बचाया जा सका क्योंकि कन्नापुरा मॉडल जो है उसके तहत वॉलंटियर्स ने काफी बड़े लेवल पर डेडिकेशन के साथ में काम किया था। तो ये सारी चीजों के चलते कन्नापुरा मॉडल जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, और जैसा कि मैंने आपको बताया WHO के अपने जर्नल में इसके बारे में छपा है, तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये बन जाता है और इसके बारे में अपने को पढ़ना है, इसके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए जो पॉलिसी बनाई है, इनके साथ में खेलना है या नहीं खेलना, या किन इवेंट्स में खेला जाना चाहिए या नहीं खेला जाना चाहिए, उसको लेकर पूरी पॉलिसी बना के अपडेट की है, उसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड द पॉलिसी दैट इट विल फॉलो ओलंपिक चार्टर फॉर होस्टिंग और competing in multinational events but would not have any bilateral sport relationships with Pakistan in any part of the world. That is, we will play Pakistan in global events. मतलब ये कि केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि चाहे हमें अपने देश में किसी मल्टीनेशनल इवेंट को होस्ट करना हो, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें कई सारे देशों के पार्टिसिपेंट्स या टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, या इस तरीके के मल्टीनेशनल इवेंट में अगर हमारी कोई भी गेम स्पोर्ट्स की टीम अगर कंपीट करने जा रही है तो ओलंपिक चार्टर का पालन करते हुए वहां पर अगर हमको पाकिस्तान के साथ में खेलना पड़ रहा है तब तो हम लोग उनके साथ में कंपीट करेंगे, मगर अपने बाइलैटरल लेवल पर हमारा पाकिस्तान के साथ में किसी तरीके का कोई स्पोर्ट्स रिलेशनशिप नहीं होने वाला है। दुनिया, ना सिर्फ भारत में बट दुनिया में कहीं पर भी हम लोग इनके साथ में नहीं खेलेंगे। थोड़ा समझते हैं, अगर लेट से हमको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, ओलंपिक्स में अब लेट से हॉकी की बात कर लेते हैं, हॉकी में अगर हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ में हो जाता है तो ओलंपिक्स में क्योंकि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मल्टीनेशनल इवेंट है, यहां पर अगर हमारा कोई मुकाबला पाकिस्तान के साथ होता है तब तो हम लोग फिर ये इवेंट खेलेंगे, तब तो हम पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि वो ओलंपिक चार्टर का पालन आपको करना ही पड़ेगा। बट अगर पाकिस्तान वाले हमसे ये बोलें कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ और अपन लोग हॉकी के 3-4 मैच खेल लेते हैं, या फिर हम तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं और 3-4 मैच तुम हमारे साथ खेल लो, तो हम उसके लिए तैयार नहीं है। या फिर अगर वो ये बोल दें कि चलो अपन किसी दूसरे तीसरे देश में चलते हैं दोनों और वहां पर अपन लोग को इवेंट कर लेते हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार नहीं है। मतलब ये कि हम अपने लेवल पर, बाइलैटरल लेवल पर, दोनों देशों के लेवल पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का कोई स्पोर्ट्स रिलेशनशिप हम अपनी तरफ से नहीं रखेंगे। बट अगर कोई ग्लोबल इवेंट हो रहा है, जैसे आईसीसी का वर्ल्ड कप हो गया, उसमें अब अगर पाकिस्तान के साथ में खेलना पड़ रहा है तो फिर उसमें हम लोग जो है पाकिस्तान के साथ में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, पाकिस्तान के साथ में जरूर खेलेंगे, मगर नहीं एज सच अलग से हम लोग इनके साथ में किसी तरीके का जो है अलग से कोई स्पोर्ट्स रिलेशनशिप नहीं रखने वाले हैं। ये बात
केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दी। इसी में आगे उन्होंने ये बोला है कि अब से जो है जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जिसको 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, इसको सिर्फ एक दिन के तौर पे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, मगर अब ये पूरा 3 दिनों का इवेंट होगा। 29, 30 और 31, 3 दिन तक जो है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 3 दिन तक इसमें अलग अलग आपके देशों में वेरियस देश में अलग अलग जगहों पे वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। फिटनेस एक्टिविटीज जो है उनको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा एंड लोगों को बोला जाएगा कि भाई इसमें आप पार्टिसिपेट करें, ताकि जो ओलंपिक्स की स्पिरिट है, एक्सीलेंस की, फ्रेंडशिप की और रिस्पेक्ट की, वो भी आ सके और साथ ही साथ लोग मोटिवेट हो सकें और स्पोर्ट्स को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि फिटनेस ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे और मेडिकल का बिल, मेडिसिन का बिल जो है वो कम हो, अवेयरनेस जो है डेवलप हो, एक फिट सोसाइटी की तरफ हम लोग जा सकें। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो है आपका 29 अगस्त को जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, उस नेशनल स्पोर्ट्स डे को अब 29 अगस्त को अकेले एक दिन ना मना के 3 दिन तक जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। देश भर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपके इवेंट्स होंगे एंड लोगों को इसमें बोला जाएगा कि पार्टिसिपेट करें और खेल कूद को, स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं। ये सारी कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज में हमको डिस्कस करनी थी। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 23 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।